नमस्ते। आज के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में हम नवमांश यानी D9 चार्ट के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ज्योतिष के हर गंभीर विद्यार्थी के लिए ये मास्टर क्लास एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। जन्म कुंडली तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो नवमांश में छिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले D9 चार्ट का परिचय होगा, फिर इसकी गणना का आसान तरीका समझेंगे। इसके बाद वैवाहिक अनुकूलता और ग्रहों के धर्म पर चर्चा होगी। साथ ही उन सामान्य गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे बचना चाहिए, और अंत में कुछ बेहद असरदार उपायों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये नवमांश चार्ट है क्या? नवमांश को समझने के लिए इसके नाम पर ही गौर करते हैं। नव यानी 9 और अंश यानी हिस्सा। ये एक बेहद महत्वपूर्ण डिविजनल चार्ट है जो राशि चक्र की 12 राशियों में से हर एक को पूरे 3 डिग्री के 9 बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसे ग्रहों की असली ताकत को देखने वाला एक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास मान सकते हैं। जो बातें मेन चार्ट में छुप जाती हैं वो यहाँ बिल्कुल साफ नजर आने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि जब मेन बर्थ चार्ट है तो D9 की क्या जरूरत? देखिए, राशि कुंडली जीवन की सिर्फ एक बाहरी रूपरेखा या ट्रेलर दिखाती है, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है। किसी भी ग्रह की असली अंदरूनी ताकत और उसके सटीक परिणामों को समझने के लिए D9 चार्ट देखना एकदम अनिवार्य है। जो विद्यार्थी सच में भाग्य की गहराई नापना चाहते हैं, उन्हें मेन चार्ट से आगे बढ़कर D9 की इस अंदरूनी ताकत को खोजना ही पड़ता है। अब बात करते हैं इस चार्ट की गणना की। मैनुअल रूप से D9 चार्ट बनाने का गणितीय लॉजिक क्या है, आइए समझते हैं। यह फॉर्मूला बहुत ही सीधा और सटीक है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले मेन चार्ट में किसी ग्रह का लॉन्गिट्यूड या देशांतर लें, फिर उसे 3 से भाग दे दें। इसके बाद जो भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर मिलेगा वही आपकी नवमांश राशि होगी। है ना, बिल्कुल आसान। लेकिन हाँ, इसमें पूरी सटीकता रखनी होती है क्योंकि हर राशि 9 अलग-अलग हिस्सों में बटी होती है। इस प्रोग्रेशन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों की पहली 4 नवमांश राशियों को देखने पर एक बड़ा ही दिलचस्प और जटिल जाल नजर आता है। होता यह है कि पहली 3 डिग्री उसी राशि की होती है, अगली 3 डिग्री उससे अगली राशि की, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। यही सुनिश्चित करता है कि हर 3 डिग्री के हिस्से का एक अपना विशिष्ट नवमांश स्वामी हो। चलिए, आगे बढ़ने से पहले इस बुनियादी गणित को परखने के लिए एक छोटा सा पॉप क्विज लेते हैं। जरा सोचिए, जब हम नवमांश की शुरुआती राशि की गणना करते हैं तो क्या राशि सम या विषम होने पर ये उसी राशि से शुरू होती है? थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सबसे क्रूशल कैलकुलेशन रूल है। तो सही जवाब है विषम यानी ऑड राशियां हमेशा उसी सेम राशि से शुरू होती हैं, जबकि सम यानी इवन राशियां उस राशि से शुरू होती हैं जो क्रम में ठीक 9 स्थान आगे होती हैं। इस ऑड इवन लॉजिक को हमेशा याद रखना चाहिए। ये न सिर्फ कैलकुलेशन की गलतियों से बचाता है, बल्कि पूरे चार्ट में कॉस्मिक ऊर्जाओं का एक परफेक्ट बैलेंस भी सुनिश्चित करता है। गणित के बाद अब उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए नवमांश सबसे ज्यादा मशहूर है, वैवाहिक अनुकूलता या रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। हमारे पारंपरिक ग्रंथों में नवमांश को बड़े ही आदर के साथ विवाह और सुख का वर्ग कहा गया है, और ये खिताब इसे यूं ही नहीं मिला है। ये चार्ट किसी भी रिश्ते की सच्ची गहराई और होने वाले जीवन साथी के वास्तविक स्वभाव का बिल्कुल सटीक आकलन करता है। ये सिर्फ बाहरी मैचिंग नहीं है, बल्कि 2 आत्माओं के मिलन की सच्ची तस्वीर है। जब भी वैवाहिक स्थिरता की बात आए तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। जन्म कुंडली के 7वें भाव से कहीं ज्यादा ताकतवर और महत्वपूर्ण D9 का 7वां भाव होता है। मान लीजिए मेन चार्ट में सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर D9 का 7वां स्वामी कमजोर पड़ गया तो ये वैवाहिक जीवन में देरी या बेवजह के विवादों का पक्का संकेत हो सकता है। पार्टनर का असली अनफिल्टर्ड स्वभाव इसी भाव से डिकोड होता है। रिश्तों के अलावा D9 चार्ट एक और बहुत गहरी चीज दर्शाता है, और वो है धर्म क्षेत्र। आइए समझते हैं कि ग्रह यहाँ कैसे काम करते हैं। अलग अलग भावों में ग्रहों का प्लेसमेंट विवाह और जीवन के उद्देश्य की पूरी कहानी बयां कर देता है। जैसे अगर पहले या 7वें भाव में शुक्र हो तो यह एक बेहद सुंदर और प्यार करने वाले जीवन साथी का प्रबल संकेत है। लेकिन अगर इसी 7वें भाव में शनि बैठ जाए तो शादी में थोड़ी देरी हो सकती है, या जीवन साथी उम्र में काफी बड़ा और मैच्योर हो सकता है।
वहीं पहले भाव का शनि जीवन में गजब की स्थिरता और अनुशासन लाता है। अगर 5वें या 9वें भाव में बृहस्पति हो तो रिश्तों में अपार ज्ञान और सौभाग्य आता है। और हाँ, अगर 7वें भाव में राहु या केतु आ जाएं, तो समझ लीजिए कि विवाह के मामले में पसंद एकदम अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल या शायद विदेशी भी हो सकती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। तो चलिए कुछ उन सामान्य गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर प्रिडिक्शन को अधूरा छोड़ देती हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सिर्फ जन्म कुंडली देखकर किसी ग्रह को बहुत मजबूत मान लेना। याद रखिए, एक ग्रह मेन चार्ट में उच्च का होकर बहुत ताकतवर लग सकता है, लेकिन हो सकता है नवांश में वो बुरी तरह नीच का या कमजोर हो। बिना दोनों चार्ट्स को मिलाए प्रेडिक्शन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ग्रहों की सच्ची शक्ति को सामने लाता है और एक सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करता है। अब अगर D9 में कोई ग्रह कमजोर निकल ही आए तो क्या करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ बेहद आसान और अचूक उपाय मौजूद हैं। इन कमजोर प्लेसमेंट्स को मजबूत करने के कई व्यवहारिक तरीके हैं। पहला उपाय है संबंधित रत्न पहनना। जैसे अगर शुक्र कमजोर है तो हीरा काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा रोजाना विशिष्ट ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करना, जरूरतमंदों को भोजन दान करना या हर दिन एक शुद्ध घी का दीपक जलाना, ये छोटे छोटे दैनिक अभ्यास इतने पावरफुल हैं कि ये कमजोर भाव को सीधे एनर्जी देते हैं और नकारात्मक प्रभावों को बड़ी ही खूबसूरती से दूर कर देते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, जब कोई अपना खुद का D9 चार्ट बनाता है तो उसमें आत्मा के कौन से छिपे हुए उद्देश्य और ताकतें सामने आती हैं। इस ट्यूटोरियल में मिली जानकारी का इस्तेमाल करके इन ग्रहों की स्थितियों को कैलकुलेट जरूर करना चाहिए। कौन जाने भाग्य के कौन से गहरे रहस्य उजागर होने का इंतजार कर रहे हों। आज के इस ज्योतिषीय विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और ब्रह्मांड के इन रहस्यों को डिकोड करते रहें।